मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कोरोना के ऊपर उन्होंने कोशिश की, फिर फैटफ के ऊपर जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था उस पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसमें भी मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। तो अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। और सारा मकसद, इनका मकसद है क्या? सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं वो किसी तरह उसके लिए NRO दे दे, माफ़ कर दे। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ़ नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क में सियासी कशमकश की। तो वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। PDM खुसूसन नून लीग ने इदारों को निशाने पर लिया हुआ है, उसे अपना आईनी और जमहूरी बयानिया करार दे रही है। लेकिन नून लीग का अपना बयानिया उसके लिए खतरा बनता जा रहा है और उसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अलामा गयासुद्दीन, निशात डाहा, फैसल अकरम, असलम लोधी, सरदार मनसब डोगर, मलिक शाहवेज समेत कई साबिक और मौजूदा MPs हैं जो पार्टी बयानिए के खिलाफ सामने आ गए हैं। अलबत्ता बलूचिस्तान से सीनियर लीगी रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच साहब ने भी नून लीग के बयानिए को नाकाबिले कबूल करार दे दिया और अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि 7 नवंबर को ज़िले सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास बुला लिया है और मुशावरत के बाद अहम फैसले करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाइख खकान अब्बासी ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि जो आईनी और जमहूरी बयानिए का साथ नहीं दे सकता वो घर बैठ जाए। अगर हम नून लीग की तकसीम की बात करें तो वफाकी वजीर शेख रशीद साहब पिछले 2 माह से ये दावा कर रहे हैं कि जल्द नून लीग से शीन लीग अलग हो जाएगी। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये, जो शेख रशीद साहब ने दावा किया था, आपके ख्याल में ये सच होने जा रहा है? जो मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं, नून लीग की तकसीम का वक्त आ गया? शेख रशीद साहब इस बात पे हमेशा एजाज़ हासिल करते हैं कि मैंने तो ये बात दावे से कह दी थी। जब 2002 का वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं दोनों सीटें आज़ाद जीत के नवाज शरीफ के कदमों में रख दूंगा और वो हम ख्याल और काफ लीग की उस तरफ चले गए। अब भी बहुत अरसे से कह रहे हैं पार्टियां टूटती हैं, बनती हैं। इस मुल्क में कितनी पार्टियां पीपल्स पार्टी के बतन से निकली और पीपल्स पार्टी अपनी जगह मौजूद है, चाहे अब आप उसको कहें कि छोटी हो गई, बड़ी हो गई। नून लीग 17 सीटों पे भी सिमट गई थी और हम ख्याल से वो काफ लीग में तब्दील हुई और वो फिर सारी की सारी वक्त के साथ वापस आ गई। पाकिस्तान के अंदर सियासी उतार चढ़ाव आते हैं और अभी भी आएंगे। अभी कोई कह सकता है कि अगले 3 महीने में क्या क्या होना है? कोई 3 महीने पहले ये कह सकता था कि इस दौरान ये हो जाएगा? जो कुछ हो चुका हुआ है, जो हो रहा है, ये एक सियासत का अमल है। अयाज सादिक पे इमरान खान साहब बात कर रहे थे अभी, और फवाद चौधरी ने क्या बात कर दी थी, वो किसका काम सहल किया? तो उन्हें ही जाके इंडियन टेलीविज़न पे जाके अयाज सादिक की जाके हमायत भी करना पड़ी कि नहीं, वो सियासतदान एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, टांगे खींचते हैं, तो इस तरह चलता है जैसे इंडिया में भी होता है। तो हमारे यहाँ भी एक भौंचाल तो ज़रूर आया हुआ है कि जी किसी ने क्या बात कह दी, किसने क्या कह दी, क्योंकि गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना इस मुल्क में सबसे आसान है, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि जिस पे मर्जी लगा दो। असल बात ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त अपने जो मामलात हैं उनका जवाब दे। जब शहबाज गिल कह रहे थे कि इस दफ़ा वास्ता इमरान खान से पड़ा है और 70 रुपए किलो से भी कम पे चीनी बेचनी पड़ेगी जी, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने वो मुंह पे हाथ रख के नवाज शरीफ के लिए क्यों नहीं कहा था? जो नवाज शरीफ के लिए कहा, वो इन माफियाज के लिए वो 10 दफ़ा कह चुके हैं मैं लंबा डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो माफिया तो 115 और 110 रुपए पे चीनी बेच रहा है, आप उनका तो कुछ बिगाड़ ना सके। इस प्रोग्राम में मैंने 10 दफ़ा कहा
कि जब 70 रुपए की चीनी की ऑफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली डिक्लाइन की तो शुगर मिल एसोसिएशन के एक बड़े अहदेदार ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये चीनी ना लें, अब हम इनको रोजाना कीमत बढ़ा के दिखाएंगे और ये वापस ला के दिखाएं। ठीक, अब देखें कितने महीने गुजर गए, शिबली फराज से लेके सब लोगों को बातें करते हुए। हम जितने मर्जी बयानियां इधर से उधर चला लें, असल बात यह है कि आपने आम आदमी को, मुस्लिम लीग नून ने अच्छा किया या बुरा किया, टाइम गुजर गया, आपके 2.25 साल हो रहे हैं, आपने क्या दिया है? चीनी, आटा, जो चीज खाने पीने की है, क्या वो कोई चीज वापस आई है? जो फसल के वक्त महंगी हुई, आपकी कोई तवज्जो इधर नहीं है, सारी तवज्जो इस तरफ है, मैं उनके पैसे ले लूंगा, मैं उनके वापस ले लूंगा। भाई तुम ले आओ, सारे खजाना भर दो पाकिस्तान का, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी सहल अंदाज से दे दो, उसके लिए मुश्किल ना बनाओ। ठीक जी अयाज साहब। बयानियाँ तो वाकई बहुत भारी है, ज़ाहिर है इस तरह के बयानी का बोझ उठाना हर बंदे के बस का रोग नहीं होता, और वो हमें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नज़र भी आ रही हैं जो हो रहा है नून लीग के अंदर से भी जो चीज़ें, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पे अभी नहीं है कि हम कहें कि जी हाँ नून लीग में कोई बहुत बड़ी तकसीम शुरू हो गई है। अयाज सादिक साहब चूँकि आजकल ख़बरों में है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब नेशनल सिक्योरिटी पे कोई इजलास होता है तो उसमें ज़ाहिर है इंतहाई ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया जाता है, जो उन्होंने अपने तक रखना होता है उसको, इस तरह से पब्लिक चीज़ें नहीं की जाती, चाहे जितना मर्जी बड़ा आपका नुकसान हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो वहाँ पे जो बातें हुई वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। इस दौर में तो सब कर रहे हैं, ये कोई एक नून लीग की बात नहीं मैं कर रहा, शेख रशीद साहब बहुत सी चीज़ें आके बयान कर देते हैं। बिल्कुल जी। तो ये मेरा ख्याल कोई सीरियस कोई इशू है हमारी लीडरशिप के साथ जी, कि इनको इस तरह के इजलासों में बिठा के और उसके बाद ये जब बाहर जाके बातें करते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने क्या किया, उन्होंने यही किया ना, जब इंडियन चैनल पे बैठे हुए थे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। वहाँ अगर वो उस बात को मान लेते, तस्लीम कर लेते कि हाँ अयाज सादिक का इशारा उस तरफ ही था, तो जाहिर है उससे तो फ़ायदा नहीं होना था इस कौम का। तो मेरे हिसाब से तो फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा किया, वहाँ डिफेंड भी कर लिया उनको। और यहाँ जो बात है वो है अयाज सादिक, मैं नहीं कहता कि वो गद्दारी का मुकदमा चला दें, वो कर दें, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इतने इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में आपको बुलाया गया और आप बाहर आके वो बात कर रहे हैं कि जी वहां कोई टांगें कांप रही थी और पसीने आ रहे थे। ठीक, मेरा ख्याल है हमारे सियासतदानों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, थोड़ी हया करनी चाहिए बकौल ख्वाजा आसिफ। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ बात यह है कि ये इससे तो कोई डाउट नहीं है कि जब बयान साहब बहुत सख्त पाकिस्तान को उसने डैमेज किया है, और हमने जो एक मॉरल एसेंडेंसी भी ली हुई थी वो भी हमने खो दी। और सबसे और अफसोस की बात है, किसी मुस्लिम लीगी लीडर ने, मुस्लिम लीग नवाज के लीडर ने उस पर माजरत नहीं की या ये नहीं कहा कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने सपोर्ट करना जरूर करें, अगर एक ने गलती कर दी है तो फॉर्मेट टेक टाइम कि आप ये कह दें कि जी ये उनका इंडिविजुअल बयान तो वाकई नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब नेशनल सिक्योरिटी इशू की कॉन्फ्रेंस होती है नथिंग एवर शुड कम आउट इन पब्लिक, एक तो ये बात है। उसके बाद फिर आपको एक वो आपने सुना होगा परम दस्तगीर साहब कि जी हमारे पास और बड़े राज हैं, हमें वो भी बताने पड़ेंगे। मैं ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेड चीजें हैं, अनकॉल्ड फॉर है। ये पॉलिटिशियन को अब मेच्योरिटी होनी चाहिए, किसी को डाउट नहीं। बाकी महंगाई वो डिफरेंट चीजें हैं, बाद में बयानी कर रही है। जी, मुझे यकीन है कि कुछ अर्से के बाद अगर ये इस तरह से इसकी माजरत और इनके रिबटल नहीं आता तो बहुत से भी मुस्लिम नवाज के लोग, चाहे वह MP हो, वो इसके खिलाफ खड़े होंगे। पंजाब में सारे मुहर्रम बताएं, मुझे इससे कोई डाउट नहीं, पंजाब की ज्यादा भी है और ये बहुत डैमेजिंग है। इसने ये बयानिया दिया है, खास तौर पे ये कह देना कि टांगे कांप रही थी। टांगे कांपी उस वक्त क्यों टांगे नहीं कांपी जब उनके जहाज गिरा दिए? उस वक्त टांगे क्यों नहीं कांपी जब हमने उनके 2 रॉकेट मार के चीफ ऑफिसर को बॉलिंग दे दी कि यू आर विद इन अ रेंज? तो ये चीजें सारी सोच के फिर कहना चाहिए। आई स्टिल फील कि इमीडिएटली PM का एक बयान आना चाहिए, माजूर खाना, और कहना चाहिए गलत बयान। ठीक जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, सवाल हमारा ये है कि आप समझते हैं कि जिस तरह जो मौजूदा और साबिक MNA हैं नून लीगी अलग हो रहे हैं, MPs भी, आपके ख्याल में शेख रशीद साहब ने दावा किया था कि नून से शीन भी बनेगी और तकसीम हो जाएगी, तो क्या हम समझें कि बयानिए को लेकर नून लीग की तकसीम का वक्त आ गया?
बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब की बात से आगे बढ़ाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जिनकी टांगें कांपती हैं उन्हीं की पैंट उतरती है, बाकी जिनकी टांगें कांपती हैं वही पैंट उतरवा सकते हैं, और तो कोई नहीं उतारवा सकता। तो जिन साहब ने ये जुमला कहा है उनको मालूम होना चाहिए उनके वज़ीर आज़म के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पर क्या हुआ था। और अगर ये सवाल आप जो सवाल रख रही हैं वो खुद एक जवाब है उसके अंदर। उसमें जवाब ये है कि मुस्लिम लीग तकसीम हो रही है, आपने खुद जवाब दिया है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जो इस बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो घर में बैठ जाए। इसका मतलब तकसीम हो गई, इसका मतलब तकसीम हो गई। तो घर में तो वही बैठेगा जो बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता। तो मुस्लिम लीग तो टेक्निकली तकसीम हो गई, ऐसे कि बहुत सारे लोग इस बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते। और ये बयानिया भी नहीं है, एक मौक़िफ़ है जो कि बहुत ही घटिया, बहुत ही रकीक और बहुत ही खलीस किस्म का मौक़िफ़ है। उसकी वजह कि मैं भी 2004 से 2007 तक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर रहा। मैं भारत भी गया, मैं मुशर्रफ साहब के साथ फिलीपींस भी गया, मैं बहुत सारे ममालिक में गया, यमन भी गया शौकत अजीज़ साहब के साथ। बहुत सारी बातें होती हैं, वो कौमी सलामती के बहुत सारे इजलास होते हैं। और ये सही फरमाया है सादिक साहब ने कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो मुल्क और कौम के मफाद के लिए आपको बयान नहीं करनी पड़ती। और बयान तो ऐसी भी नहीं करनी पड़ती कि टांगे वांगे काँप रही थी, ऐसा हुआ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें कहीं थोड़ी शर्म और हया होनी चाहिए कि आप अपनी कौम से बात कर रहे हैं, आप ये बात कौमी असम्बली में खड़े होकर कह रहे हैं या आप ये बात कहीं और कह रहे हैं। उसके बाद फिर खुर्रम दस्तगीर का ये कहना है कि हम और भी बहुत सारी बातें कह देंगे। तो आप मुल्क से वफा कर रहे हैं, क्या आप मुल्क से वफा कर रहे हैं? आप नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। उन्हें हम ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन तुझ पे हम आज आने न देंगे। फैसल हुसैन साहब। देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं, बयानिया बहुत भारी है मुस्लिम लीग का, लेकिन इस भारी बयानिया का जो बोझ है उसको पाकिस्तान को ही जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसका अब मुस्लिम जो पाकिस्तान की सियासत में जो चापलूसी का अंसर है वो पूरी मुस्लिम लीग की इस वक्त जो सियासत है उसको देख ले। नवाज शरीफ साहब बयानिया लेके चल रहे हैं, उसकी लीडरशिप भी जो है वो बात करेगी कि वो उससे जो उनकी पार्टी की लीडरशिप हो, यही आपको जो है वो तहरीक इंसाफ में नजर आएगा, यही आपको दीगर पार्टी में नजर आएगा कि वो लीडर्स को खुश करने की पॉलिसी है। उस बयान के असरात क्या आ रहे हैं, कौम पे क्या असरात आ रहे हैं, मुल्क पे क्या असरात आ रहे हैं, इदारों पे क्या असरात आ रहे हैं, इससे कोई फिक्र नहीं है। लीडर को जो है वो खुश करना। नवाज शरीफ साहब जो है वो खुदकश हमले कर रहे हैं एक तरीके से इदारों के ऊपर। अच्छा, जब आप खुदकश हमला कोई करता है जरूरी नहीं है उसका निशाना जो है वो लगे, वो खता भी हो सकता है। खुदकश हमले करने वाले का बचना जो है ना वो बहुत कम वाकयात में जो है वो नजर आता है। तो नवाज शरीफ साहब ने तो ये बिल्कुल जो है खुदकश हमले जो शुरू कर दिए हैं। अच्छा, एक बात ये जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग को तकसीम नहीं कर सकते, और मुस्लिम लीग की जो जब भी दौरे हुकूमत आया इसलिए तो हमेशा पार्टियों को जो है तकसीम करके उसमें दूसरे ग्रुप बनाने की कोशिश की। आप कराची में देख लें, 92 में इन्होंने एमकेएम हकीकी इनके दौर में नहीं बनी थी, 2016 में जो है वो एमकेएम पाकिस्तान इनके दौर में नहीं बनी थी। तो जो एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम हकीकी बनी थी तो मुस्लिम लीग की हुकूमत तो उस सोच के साथ खड़ी हुई थी। तो जब आपने भी तो पार्टियों के अंदर जो है तकसीम की सियासत की, अगर आज आपके साथ तकसीम की सियासत हो रही है तो फिर आप किस चीज का जो है गिला और शिकवा करते हैं। आज मुस्लिम लीग की कमजोरी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मरियम साहिबा बात पे मजबूर हो गई कि उनको फुटेज रिलीज करनी पड़ेगी, हमजा शहबाज साहब से गले मिल रही हैं और शहबाज शरीफ साहब से दस्ते शफकत ले रही है। ऐसी क्या जरूरत आ गई थी साबित करने के लिए कि हम सब एक हैं? तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसकी जो है पर्दापोशी की जा रही है। जी इलियास साहब। देखिए जी, मुस्लिम लीग नून का जो बयानी है वो जाहिर है सब जैसे बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को खुश करने के लिए ये किया जा रहा है। हर एक बढ़ के बयान दे रहा है, दिन रोज़ कोई ना कोई बयान देखते हैं। भैया सादिक साहब के बयान से जो हुआ, लोगों के दिलों में उनके बारे में नफ़रत पैदा हुई है, उनके हल्के में लोग उनको बड़ा यानी कि बुरा समझ रहे हैं। जिस तरह वो इलेक्शन जीते थे अब वही लोग उनको बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। आप देख लें कि उनके हल्के में उनके ख़िलाफ़ जो जिस तरह किया गया। लेकिन अब जो मुस्लिम लीग नून है इसको सोचना समझना चाहिए कि इक़्तिदार में आने के लिए वो अवाम को भी भूल गए, मुल्क को भी भूल गए और सब कुछ भूल के उन्होंने एक ऐसा शुरू कर दिया कि जिससे मुल्क को नुकसान है, अवाम को नुकसान है। इनको चाहिए कि अपने आप को देखें, अपने आप को सुधारें, बल्कि इस तरह के बयानिए देते हैं कि बल्कि इनके जो पीडीएम के जो दूसरे इनके साथी हैं वो भी इनके साथ खड़े, लग रहा है कि मुस्तकबिल में शायद खड़े ना हो। और इनके जो अपने जो लोग हैं वो इस बात को बड़ा बुरा मना रहे हैं। अब देखें वो जिस तरह खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि घर में बैठें, अब लोग घरों में बैठने लग जाएंगे। मुस्तकबिल में देखिएगा इनके साथ कितने लोग रहते हैं। अब ये पंजाब असम्बली का इजलास भी होगा, उसमें भी देखिएगा इनके ख़िलाफ़ कितनी हंगामा राई होगी। इनके अपने लोग इनके इजलास में नहीं जाएंगे। तो ये जाहिर है जो देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये बयानियाँ सख्त मज़ीद सख्त करेंगे
तो ये लेके बयानियाँ नहीं चल रहे, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं। वैसे तो कह रहे हैं कि महंगाई वगैरह की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की जा रही। सिर्फ एक ये है कि सिर्फ किसी न किसी तरह मुल्क को डैमेज किया जाए और जो मुल्क से बाहर लोग हैं, तो दूसरे हमसाया मुल्क जो दुश्मन है हमारे, उनको खुश करने के लिए ये बात कहने वाली नहीं थी। सरदार अयाज सादिक को चाहिए था कि इसकी वो इस पर अपोलोजाइज करते पूरी कौम से, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं वो इस पर खड़े हैं। तो देख लें, पर अगले लोग भी इनके साथ, आवाम इनके साथ नहीं खड़ी होगी, देखिएगा। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं कि ये जो बयानिया लीग का ये इतना स्ट्रिक्ट है कि हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत से लोग नून लीग को छोड़ सकते हैं। हमारा सवाल यही था, क्या नून लीग की तकसीम का वक्त आ गया? राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल होगा, क्या नून लीग का नैब खत्म करने का मुतालबा जायज़ है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। मरीम नवाज भी इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुंची। नैब पर कड़ी तनकीद की, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने यह मुतालबा किया कि अगर मुल्क चलाना है तो नैब को ताला लगाना होगा। ऑपोजिशन एहतसाब को इंतकाम करार देते हैं और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत नैब को ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का यह दावा है कि NRO ना मिलने पर ऑपोजिशन दबाव के लिए इदारों को तनकीद का निशाना बना रही है। ताहम चेयरमैन नैब ने यह दावा किया है कि नैब क़याम से अब तक 466 अरब रुपए बरामद कर चुका है, जबकि 943 अरब की करप्शन के 1230 रेफरेंसेस अदालतों में दायर किए जा चुके हैं। 2020 में सबसे ज़्यादा करप्शन शिकायत मौसूल होना नैब पर एतमाद का इजहार है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। सवाल ये, आप जो शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया है कि ताला लगा देना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि नून लीग का नैब खत्म करने का मुतालबा जायज़ है? थोड़ी देर कर दी शायद खाकान अब्बासी साहब ने, ये अपने दौरे इक़्तिदार में इसको ख़त्म कर देना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन मसला वही होता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं, आपको लगता है कि हमने हमेशा इक़्तिदार में रहना है, कोई और तो आएगा नहीं, तो इसलिए ये इदारे हमने ही इस्तेमाल करने हैं। और सबसे पहले जब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था, जब नैब नाम इसका नहीं था, तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने किया था। वो सैफुर रहमान साहब को नाम भी लोगों को पता है उनका क्या रखा हुआ था। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब को भी बड़ा सूट करता था, ज़ाहिर है वो बड़ा अच्छा सिस्टम था, उसको आगे लेके चले, वो फिर ड्राई क्लीनिंग बड़ी अच्छी हो जाती थी। तो ये सारा सिलसिला तो चलता रहा। अब जब PMLN बार बार ये बात करती है और फिर उधर इमरान खान साहब ये कह रहे होते हैं कि इनका रौला ये है कि एहतसाब इनका ना हो तो ये सब ठीक हो जाएगा। वो जब कहते हैं कि ये NRO मांगते हैं, जितना ज़्यादा ज़ोर से ये नैब ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं, मरखल उतनी जान पड़ जाती है इमरान खान के उस बयानी में कि ऑपोजिशन सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि इनका एहतसाब ना किया जाए। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि अब इनको, जाहिर है अदालतें तो मौजूद है ना, बिल्कुल, और आपको एक दो जज शायद पसंद हो, बाकी ना पसंद हो, लेकिन स्टिल इस मुल्क की अदालतें मौजूद है, वहाँ केस लड़ें और अपने आप को उसमें से बरी कराएं। जी, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जी कि पहले तो मैं एक छोटा सा तबसरा करना चाहता हूँ। अच्छी तरह याद है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जब नैब में बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था मैं नामहरम अफराद के सामने नहीं जा सकती और वो मेरे लिए हराम है। लेकिन आज हमजा शहबाज से इस तरह वो गले मिली हैं और वो हलाल करार दिया उन्होंने, तो मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी शरीयत को कि वो शरीयत नाफिज करना चाहती हैं। दूसरी बात ये कि नैब, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब मरी के रहने वाले हैं, बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं, आजकल बड़े गर्म बयान दे रहे हैं। नैब तो आपके लिए बड़ी ऑक्सीजन फराम कर रही है, बड़ी अच्छी है नैब तो आपके लिए। अगर नैब ना हो तो आप लोग चीखेंगे कहाँ? तो ये चीखना पुकारना, फिर नैब के जरिए मज़ाकरात भी तो हो रहे हैं, अंदर ही अंदर बातचीत भी तो होती है, अंदर बिठाकर आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही होती है। तो नैब तो आपको सूट करता है, ख़त्म करने की ज़रूरत क्या है? आपकी बनाई हुई चीज़ है, रहने दीजिए। आज आपको भी इससे फ़ायदा हो रहा है थोड़ा बहुत, कुछ लोगों को हो रहा है जो अलग निकलेंगे, वो भी नैब के अंदर ही से बातचीत हो रही होगी। मुझे लगता है, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन बातचीत हो रही होगी। मतलब इसका मतलब है कि बातचीत हो रही है कहीं ना कहीं। जी आमिर साहब, देखिए जी, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो नैब ख़त्म करने का मुतालबा किया वो तो कतन दुरुस्त नहीं है। नैब को दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ड्रैकोनियन लाज हैं उनको तो तब्दील होना ही होना है। आज नहीं होंगे, कल होंगे। आज हुक्मरानों को नहीं सूट करता, पहले माजी वालों को नहीं करता था, नहीं कर सके, अब वो गलती मान रहे हैं। जब चेयरमैन नैब प्रेस रिलीज जारी कर रहे हों कि करप्शन इतनी बढ़ गई है कि लोगों का एतमाद बढ़ा है और 2020 में और ज़्यादा दरखास्तें आई हैं 19 के मुकाबले में,
लिहाजा वो बात तो ख़त्म हो गई कि जी जब हम आएंगे तो जो रोज़ाना अरबों रुपए की करप्शन हो रही है उसको ख़त्म कर देंगे। तो वो तो एक तरफ गई, दरखास्तें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उसका भी हिसाब होना है। इस मुल्क में हिसाब ज़रूर होना चाहिए, ये हमारा पहले दिन से मुतालबा है। उसको इंतकाम नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि सिस्टम ऐसा शफाफ लाएं कि कोई उंगली ना उठा सके। इसकी जुरिस्प्रूडेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए कि कोई चेयरमैन नैब किसी भी वजह से कहीं से भी ब्लैकमेल ना हो सके, किसी हुक्मरान की बात ना माने, बल्कि वो कागज़ देखे, कहने की बजाय कि हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं, ओरिजिनली वो केस देखे और फिर फैसले करें। वो सिर्फ बयानात की हद तक हवाएं बदलने की, रुख बदलने की कहानियां ना करे, बल्कि ओरिजिनली उनको नजर आना चाहिए कि वो कोई फैसले कर सकते हैं और करके एक्शन लेने के काबिल हैं। ठीक जी, फैसल हुसैन साहब। पहले तो मैं आमिर भाई हमारे दोस्त हैं, इनके एक तबसरा कर दूं इनकी बात पे कि वो परवेज मुशर्रफ के दौर के कवानीन ख़त्म होने चाहिए, तो भाई कर लेते ना। पीपल्स पार्टी अपने दौर में ख़त्म कर लेती, नवाज शरीफ साहब अपने दौर में ख़त्म कर लेते, किसी ने रोका तो नहीं था। फैसल भाई मैंने तो पहले ही कह दिया, खत्म क्यों नहीं, आप नई बात करें तो फिर अपनी गलतियों की कीमत खुद चुका रहे ना। हमें और आपको परेशानी नहीं होना चाहिए उनको। तो मैंने यही तो कहा है, आप नई बात करें ना, कोई बयानिया तो नया लाएं। मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। देखिए, ये जो मुतालबा है कि नैब ख़त्म की जाए अपोजिशन का, ये मैं समझता हूँ ये अब ये बयानिया जो है ना हुकूमत का होना चाहिए। इस नैब से अपोजिशन से ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है वो हुकूमत को नुकसान पहुँचा है, क्योंकि नैब ने तो ये अपोजिशन को जो है वो ताकतवर बनाया है। इनको तो जो इन पे जो लोग इनको एक करप्ट समझते थे, नैब में जाने के बाद तो ये तो इन पे जो इनके दामन पे जो दाग थे वो तो साफ होना शुरू हो गए। ये तो इस कौम के लिए नैब तो इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह जो है वो साबित हुआ। तो हुकूमत को ये बयानिया देना चाहिए, कम से कम ख़त्म नहीं कर सकते तो 3 साल के लिए नैब को जो है आप उज़्वे मुअत्तल बना दें। आपकी तवज्जो का महवर और मरकज जो है इस वक्त नवाज शरीफ, आसिफ दारी और ये नैब रह गया। एक आम आदमी भूखा है, उसके पेट में रोटी नहीं है, उसका इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ क्या किया, जरदारी साहब ने क्या किया। अभी तो भूखे आदमी को रोटी चाहिए, वो आप रोटी देने को जो है वो तैयार नहीं। आपका सारा जो है वो फोकस इस बात पे कि नैब को जो है वो खत्म होना चाहिए, नहीं खत्म होना चाहिए। आप नैब को ये अपोजिशन जो है इस वक्त नैब उनके लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रही है। अगर हुकूमत को कोई हमदर्दी है तो वो इस नैब को खत्म कर दे। आखिर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नैब कहती है ना कि हमने चुन्नू से इतने पैसे पकड़ लिए, पप्पू से इतने पकड़ लिए, गुड्डू से इतने पकड़ लिए, इन पैसों की कोई अहमियत नहीं है। इमरान खान ने जो इलेक्शन जीता था उस बुनियाद पर जीता था कि इस मुल्क को जो है 2 खानदानों ने लूटा है, नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ दारी साहब ने। इमरान खान साहब को जवाब देना होगा कि आपने इन 2 खानदानों से कितनी रिकवरी की है। जब तक आप इन 2 खानदानों से रिकवरी नहीं करेंगे, आपकी किसी रिकवरी को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, इलियास साहब। जी, नैब के जो इसमें कवानीन है, जो नैब की जो तफ्तीश है, उसको तरीक़ाकार को हमेशा ये कहा जाता है कि इसको ठीक करना चाहिए। आज तक जो भी पॉलिटिकल केस बने उसमें किसी में रिकवरी हुई है, अपोजिशन को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। शहबाज शरीफ साहब का साफ पानी का केस, फिर जो प्लॉटों का केस था नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ पर था, वो भी बंद हुए। अब इसी तरह जो दूसरे केसेस हैं उनमें इनको सब रियायतें मिल रही हैं। तो ये ज़ाहिर है ज़मानतों पर बाहर आ गए, अब इन पर रेफरेंस बन रहे हैं। इन्होंने तो एक पैसा भी नहीं दिया किसी ने, ये सारे इसी तरह चल रहे हैं। बल्कि गवर्नमेंट का पैसा उल्टा लग रहा है, तनख्वाहों के अलावा जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन पर दूसरे पर बाहर से जाके इन्वेस्टिगेशन करके आए, कितना पैसा लगा। आज तक कितने रेफरेंसेस हैं, 10 वॉल्यूम्स बने थे इनके केसेस वगैरह पर, शरीफ ख़ानदान पर। उसकी रिकवरी तो होनी चाहिए, कहाँ गई रिकवरी? तो ये अपोजिशन को तो इसमें कोई फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है कि कोई इसमें उनके पर कोई ऐसा नहीं है कि उनसे रिकवरी कर ली, उनकी जायदाद जब्त कर ली। ये है कि फ्रीज़ कर ली, कागजात में ये सारा चल रहा है। और ये जहाँ जैसे आमिर भाई ने कहा कि बातचीत होती रहती है, इनको मौका मिलता रहता है नैब के ज़रिए, ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन इनसे रिकवरी किसी से नहीं हुई। 2 खानदान ने लूटा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इमरान खान साहब कहते रहे, लेकिन अभी तक क्या हुआ? अगर इसका तरीकाकार ठीक करें, नैब को जो किबला है उसका दुरुस्त करें। अब ये है कि सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो बराबर हुआ तो इसको तो लोगों को रिकवरी होगी, पैसा लूटा हुआ वापस आएगा मुल्क में। अभी तक तो एक पैसा भी नहीं आया। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब। दुआ देखें, जब सब नैब की बुराइयां कर रहे हैं, याद रखें इसका मतलब है कि नैब कुछ न कुछ काम कर रही है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम है। जब नैब की तारीफ होगी मीन नैब को नहीं करता। इशू ये है कि इस वक्त क्यों ये कहा जा रहा है कि नैब को खत्म कर दें, नैब को नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि अभी 2 दिसंबर तक मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द केसेस फाइनल हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और जजेस लगा दिए हैं, उसके बाद 3 महीने का टाइम दे दिया रेफरेंस में
दिसंबर और जनवरी तक या मुल्क में पैसा वापस आएगा लूटा, या ये जेल में होंगे या ये प्ले बार्गेन करेंगे, देयर इज नो वे आउट। इसलिए हमें इस वक्त जो भी कुछ हो, हमें नैब को सपोर्ट करना है। एक वाहिद को इस वक्त कौमी अदारा है जिससे लोग डर रहे हैं। एटलीस्ट नैब की तलवार लटक रही है। लोग आइंदा करप्शन करने से भी दस सोचते हैं करने के लिए। इसलिए स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना जी, इसको खत्म कर देना चाहिए, ये कर देना जी, बजाय इसको और बेहतर करेंगे, इम्प्रूव करना तो और बेहतर रूल बना देना चाहिए। ठीक है जी, यानी अपने खिलाफ केसेस से ऑपोजिशन में खौफ है जो इस तरह का मुतालबा किया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा होगा कोरोना की दूसरी लहर, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कितनी कारगर साबित होगी, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। कर दिया गया है, कई तालीमी इदारे भी बंद किए गए हैं। कोरोना वबा के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ने लगे और कारोबार में मंदी देखने में आई है। इसी मुनासबत से ये तीसरा सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल यह है कि कोरोना की ये दूसरी लहर आपके ख्याल में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कितनी कारगर साबित होगी? जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, दो बात यह है कि पॉलिसी बहुत कामयाब रही है। अल्लाह का शुक्र था कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। जबकि इंडिया में देखिए अभी भी 50 से 60 हज़ार लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं और बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ी है इंडिया की प्रॉब्लम जिसकी वजह कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ हमने इंश्योर ये कर रहे हैं, हमारे मीडिया ने, हुकूमत ने अवाम को ये कहें आपने घर से नहीं निकलना मास्क के बगैर। तमाम मार्केट, तमाम शॉप, हर एक को वार्निंग होनी चाहिए कि कोई एंटरटेन नहीं करेंगे किसी को अनलेस के उनके पास अपने मास्क न पहने हो, और साथ हर दुकान के ऊपर होना चाहिए सैनिटाइजर जो इस्तेमाल किया जाए। ये दो चीजें करेंगे तो मुझे यकीन है कि जिस तरह पहले काबू पाए हम काबू कर लेंगे। एटलीस्ट और ज्यादा तादाद नहीं होगी। इसके लिए ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज। जी फैसल हुसैन साहब। मुझे तो आज तक ये स्मार्ट लॉकडाउन की इस्तेलाह जो है ना समझ में नहीं आई कि अब 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी, बंद हो जाएंगी, 10 बजे तक बंद हो जाएंगी। तो ये कोरोना के आने का कोई टाइम होता है? 10 बजे के बाद कोरोना साहब तशरीफ नहीं लाएंगे, उनकी आमद जो है 10 बजे से पहले ही होगी और सुबह 6 बजे से शुरू होगी। मतलब ये एक मजाक की और मस्खरेपन की बातें। अगर आपको रश कम करना है तो आपको तो फिर 24 घंटे के लिए दुकानें खोल देनी चाहिए ताकि रश लोगों का टूट जाए। लेकिन अगर आप जितनी दुकानों का टाइम कम करते हैं उतना आप रश को जो है वो बढ़ा देते हैं। अब ये मास्क भी जो है वो किसको पहनना है किसको नहीं पहनना, आप सबसे पहले जो है वो एंटीबॉडी जो है वो लोगों में टेस्ट करवाएं ताकि मालूम चल जाए किसके अंदर जो है वो एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अब उसको उस पर कोरोना हमलावर नहीं हो सकता, उसकी हैसियत एक सुपरमैन की है, उसको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जिसके अंदर एंटीबॉडी हो गई है उसको भी मास्क पहना रहे हैं, जिसके अंदर जो है एंटीबॉडी नहीं है उसको भी मास्क पहना रहे हैं। तो एक मजाक कर रहे हैं आप, साइंटिफिक मसले को हल नहीं कर रहे हैं बस एक। और फिर ये भी आप दावा करते हैं कि दुनिया हमको फॉलो कर रही है, दुनिया हमसे मुतासिर है। पता नहीं कौन सी दुनिया आपको फॉलो कर रही है, पता नहीं कौन सी दुनिया आपसे मुतासिर है, ये भी आज तक समझ में नहीं आया। जी आमिर इलियास राना साहब। बात बड़ी सीरियस है और फैसल भाई की बात सुन के मुझे कुछ हंसी आ रही थी, वो मैं एंड पे बात करता हूँ। बहरहाल कोरोना जिस रफ्तार से अब आया है उस पे सीरियसनेस की इंतहा हर आदमी को अपने तौर पे ही करनी होगी। ना हुकूमतें कुछ कर सकती हैं, हम बात कर सकते हैं। अगर लोग समझें कि भाई आप अपनी जान बचाने और अपनी ख़ानदान की जान बचाने के तो जिम्मेदार बन जाएं, बाकियों को छोड़ दें। आप मास्क भी पहने, आप फासला भी रखें, कम से कम ये तो आप कर सकते हैं ना। और जहाँ तक हमारे फैसल हुसैन सुपरमैन की बात है, सुपर एंटीबॉडी की बात है, तो अल्लाह करे कि इनकी बात ये कल हमारी जो कमेटी बैठ रही है वो भी सोच ले, सुन ले, कोई डाटा ले आए, कोई लोगों को करवा लें। हालांकि सस्ता टेस्ट है ताकि पता चल जाए किन लोगों में हुई है। वरना एक सुपर वुमेन पंजाब में आ गई है, फिर 2 आशिक अवान साहिबा, वहाँ पे क्या अब गेम चलेगी। तो मैं एडवांस में आमिर भाई को भी कह रहा हूँ तैयारी पकड़ लें। जी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। जी मैं आमिर भाई की बात से 100% मुत्तफिक हूँ और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जो तरीक़ेकार इख्तियार करने चाहिए वैसे होना चाहिए। मुझे कोरोना की दूसरी लहर से इतना ज़्यादा खौफ नहीं है जो फिरदौस आशिक अवान की दूसरी लहर पंजाब में आई है। ये बड़ी ख़तरनाक लहर है, इस लहर से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ी ख़तरनाक लहर है।
वफाक तक जाएगी। जी अयाज साहब। डॉक्टर साहब, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भुगतेंगे यहाँ बैठे हुए लाहौर में। बहरहाल वो जो फैसल बात कर रहे थे ना कि वो मास्क उनको नहीं पहनना चाहिए, ये बेसिकली सिंबॉलिक है फैसल, क्योंकि जिसको कोरोना होके ठीक हो चुका है उसको भी मास्क इसलिए पहनना चाहिए ताकि दूसरे लोग उसकी तकलीफ करें। वो ठीक है, वो सुपर ह्यूमन बन गया होगा। दूसरा, हमारे यहाँ वो जो आप साइंटिफिक बुनियादों पे बात करते हैं ना, हमने साइंस पढ़ी नहीं हुई, हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं सारी ज़िंदगी, तो हमें साइंटिफिक बेसिस पे काम करने की ज़रूरत क्या है? लोगों को बहरहाल जो आमिर बात कर रहे थे कि अब खुदा के लिए अपने आप को बचाएं, अपने ख़ानदान को बचाएं, लोगों को बचाएं। बहुत हमने वो कर ली इसमें करीब ईजी ले लिया कि कुछ नहीं होता जी, यहाँ तो हुए नहीं केसेस। अल्लाह ना करे, ये लग रहा है कि शायद दूसरी लहर जो है ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। जी अलियास साहब। हमें पहली लहर की जो कोरोना की थी उससे तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए दूसरी लहर के लिए जो मैक्सिमम SOPs हैं उन पर फॉलो करना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा। अगर जो बन गए हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए, लोगों को एहतियात करनी चाहिए ताकि इससे मज़ीद जो नुकसानात होने, क्योंकि अब वो उस तरह बंद नहीं किए जा सकते, मुल्क भर पूरा लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए जो तरीक़ाकार बनाया है उस पर अमल दरामद करें ताकि इसको जो आइंदा 1-2 महीने दिसंबर तक कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी आएगी इसमें, तो इस तक हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो फिर इसके नताइज जो हैं वो पहले ही भुगत रहे हैं, इकॉनमी में भुगत रहे हैं, लोगों की कीमती जानें गई। तो इस तरह जो नुकसानात हैं उसको कम से कम करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए लोगों को शऊर दिया जाए और लोगों को बताया जाए हमें अपनी खुद जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए, अपने घर को खुद को बचाना है, तो सब लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। बिल्कुल जी, आपने सही बात की कि अपना ख्याल रखें, तमाम SOPs पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं, अपने ख़ानदान की हिफाजत कर रहे हैं, तो ज़ाहिर आप इस वबा से बच सकते हैं। जाते जाते कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए गवर्नर हाउस पंजाब में भी वॉल ऑफ कोरोना हीरोज़ का इफ्तिताह कर दिया गया है। बहरहाल हमारा ये सवाल था कि ये दूसरी लहर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।